हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स की अगर बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स की, तो दो तरह की मशीन्स होती हैं, एसी मशीन और डीसी मशीन्स। एसी का मतलब हम सभी जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट, डीसी का मतलब जानते हैं हम डायरेक्ट करंट। तो एसी मशीन और डीसी मशीन्स होती हैं। अब इनमें भी जो है मशीन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये भी दो तरह की होती है, वन इज मोटर, अनदर वन इज जनरेटर। तो मोटर में क्या होता है, मोटर इज ए मशीन विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल इनपुट इनटू मैकेनिकल आउटपुट। मतलब मोटर में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं और आउटपुट मैकेनिकल आता है। जबकि जनरेटर इज ए मशीन इन विच मैकेनिकल इनपुट इज देयर एंड आउटपुट इज इलेक्ट्रिकल इन नेचर। जब भी हमारे घरों में लाइट जाती है तो हम जनरेटर लगाते हैं क्योंकि आउटपुट इलेक्ट्रिकल आता है। तो जनरेटर में हम क्या बात कर रहे हैं कि इनपुट इज मैकेनिकल एंड आउटपुट इज इलेक्ट्रिकल। अब मैं किसी भी मशीन की बात करूं, चाहे एसी मशीन या डीसी मशीन, आइदर मोटर और जनरेटर, हमेशा किसी भी मशीन में दो पार्ट्स बेसिक होते हैं, वन इज स्टेटर एंड सेकेंड वन इज रोटर। पहला पार्ट स्टेटर और दूसरा पार्ट रोटर। तो देखिए स्टेटर नाम से ही पता लग रहा है स्टेशनरी इन नेचर, यानी उसमें कभी भी मूवमेंट नहीं होगा। किसी भी मशीन का स्टेटर है दैट इज स्टेशनरी इन नेचर। सिमिलरली रोटर, नाम से ही पता लग रहा है रोटर विल बी रोटेटिंग इन नेचर। ठीक है, अब मैं मशीन में मोटर की बात आऊं। मोटर का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि हम इसमें इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इनपुट हम हमेशा कहां पर देंगे, जो स्टेशनरी नेचर का होगा। तो मोटर के केस में हम स्टेटर पे इनपुट देते हैं, यहां पे हम क्या देते हैं, इनपुट देंगे। तो उसमें इनपुट देने की वजह से रोटर में मूवमेंट आएगा और वो जो है वो मैकेनिकल आउटपुट में उसको वो कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली अगर जनरेटर की बात करते हैं तो जनरेटर में क्या होगा, जनरेटर में हमें आउटपुट को कलेक्ट करना है। कौन सा आउटपुट आएगा जनरेटर का, इलेक्ट्रिकल आउटपुट आएगा। तो वहां पे क्या होगा, जनरेटर में जो है हम स्टेटर से जो है इलेक्ट्रिकल आउटपुट को कलेक्ट करेंगे, यानी वहां पर हम क्या करेंगे, रोटर को प्राइम मूवर से घुमाएंगे। प्राइम मूवर मींस वो चीज जो कि रोटर को घुमाएगी, घुमाने का काम कर रही है, मूवमेंट का काम कर रही है, इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं, प्राइम मूवर। प्राइम मूवर से रोटर को घुमाएंगे और जो आउटपुट आएगा वो हम स्टेटर से इलेक्ट्रिकल आउटपुट कलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगेन दैट इज स्टेशनरी इन नेचर। तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स। जब हम और आगे इसको डिटेल में बात करेंगे तो अपना टॉपिक है जनरेशन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। देखिए जनरेशन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो एक बेसिक मैं इंडक्शन मोटर का एक बेसिक डायग्राम बना रहा हूं, जिसमें कि स्टेटर पे हमने 3 फेज सप्लाई दी, क्योंकि स्टेटर इज आउटर पार्ट ऑफ द मशीन एंड दिस इज अंदर जो है दिस इज रोटर विच इज द इनर पार्ट ऑफ द मशीन। यहां पे ये डॉट और ये क्रॉस, यहां मैं लिख रहा हूं ए डैश। ए डैश लिखने का क्या पर्पज है कि ए में यहां पे अगर डॉट बना रखा है यानी करंट जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में आ रही है, और क्रॉस का मतलब करंट अंदर की डायरेक्शन में जा रही है। यानी ये ए फेज की वाइंडिंग में करंट अगर यूं जाएगी तो देखिए फेज ऑफ एक्सिस ऑफ फेज ए, ये आपका बन जाएगा एक्सिस ऑफ फेज ए। कैसे हुआ ये, स्क्रू रूल से, राइट हैंड स्क्रू रूल से। जहां से जिस डायरेक्शन में करंट आ रही है उस डायरेक्शन में मैं अपने हाथ को ऐसे मूव कर रहा हूं राइट हैंड को, तो करंट ये बाहर निकली अंदर गई, बाहर निकली अंदर गई, तो ऐसे आएगा। तो एक्सिस ऑफ फेज ए, तो ये हो गया ए डैश। सिमिलरली बी में मैं यहां पे दिस इज डॉट एंड हियर इट इज क्रॉस। तो बी में क्या होगा, यहां से करंट निकलेगी और यहां जाएगी। तो अगर ऐसे जाएगी तो ये इससे 120 डिग्री पे ये आपका आ जाएगा एक्सिस ऑफ फेज बी। सिमिलरली ये यहां पे ये डॉट सी और यहां पे ये क्रॉस सी डैश। तो सी फेज में क्या है, करंट यहां से निकली और करंट यहां गई। तो अगेन अगर मैं हाथ को ऐसे मूव कर रहा हूं तो ये आपका बन जाएगा एक्सिस ऑफ फेज सी, एक्सिस ऑफ फेज सी। तो क्या चीज होती है, देखिए हम क्या बात कर रहे हैं जनरेशन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में, कि स्टेटर वाज द आउटर पार्ट ऑफ द मशीन एट विच ए 3 फेज सप्लाई इज गिवन टू द इंडक्शन मोटर। रोटर जो है वो अंदर है। जो वाइंडिंग्स हैं, वाइंडिंग्स में हमने जो करंट्स दिखाई है वो कैसे दिखाई है कि जहां से डॉट आ रहा है वहां से करंट बाहर निकल रही है
और क्रॉस में करंट अंदर जा रही है, तो अगर मैं हाथ को ऐसे मूव करता हूं तो ये एक्सिस ऑफ फेज ए, एक्सिस ऑफ फेज बी और एक्सिस ऑफ फेज सी निकल के आता है, एंड ऑल दीज एक्सिस आर 120 डिग्री अपार्ट फॉर ईच अदर इन ए केस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या बोलते हैं, व्हेनेवर ए बैलेंस्ड 3 फेज सप्लाई इज गिवन टू 3 फेज इंडक्शन मोटर, तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वो स्टेटर पर, रोटर पर, और स्टेटर और रोटर दोनों के बीच में एयर गैप में सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट होता है, और उसका जो रिजल्टेंट होता है वो 3/2 FM है, जिसको हम अभी डेराइव कर रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक है कि दैट रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज 3/2 FM। तो ये कैसे होता है, देखिए अपन इसको डिटेल में जाते हैं। हमने बात करी कि बैलेंस 3 फेज सप्लाई, तो उससे पहले भी हम पहले एक ये बात कर लेते हैं कि बैलेंस 3 फेज सप्लाई जो होती है वो कैसी होती है। देखिए करंट जो है, अगर मैं बात करूं 3 फेज करंट, IA इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, IB इज इक्वल टू IM साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, और IC इज इक्वल टू IM साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। ये क्या मतलब हुआ कि दिस इज बैलेंस 3 फेज सप्लाई। बैलेंस 3 फेज सप्लाई मींस 3 फेज करंट्स व्हिच आर 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस्ड विद ईच अदर। जो थर्ड वाली करंट है इसको हमने बोला IM साइन ओमेगा टी माइनस 240, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, IM साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री, दोनों का मतलब एक ही बात है। तो इस तरह की करंट्स को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस 3 फेज करंट। और यही बात हम फिर से मैं बोल रहा हूं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में हम यही कह रहे हैं कि अगर इस तरह की सप्लाई, इस तरह की 3 फेज सप्लाई हमने अगर इंडक्शन मोटर के स्टेटर पे अप्लाई की, तो क्या होगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जिसका मैग्नीट्यूड 3/2 FM हम अभी डिराइव करेंगे, जो कि स्टेटर पे, रोटर पे, और स्टेटर और रोटर दोनों के बीच में एयर गैप में सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट होता है। अब हम इस पे बात करते हैं कि ये जो 3 फेज करंट जो हमने यहां बनाई है, देखिए 3 फेज करंट्स किस तरह से होती है एट इंस्टेंट। ये जो 3 फेज करंट्स की बात कर रहे हैं, तीनों करंट जो है ये IA करंट है जो कि 0 से पास हो रही है, और देखिए मैं ये मूव कर रहा हूं, ये IA करंट है जिसमें कि हमने लिखा है IA इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, जो अभी हमने बात करी थी। दूसरी करंट हमने बोली थी IM साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, माइनस 120 डिग्री, यानी देखिए माइनस 120 डिग्री वाली यहां से शुरू हुई, और ये जो है IB जो है ये माइनस 120 डिग्री वाली वेवफॉर्म, ये वाली वेवफॉर्म हो गई। तीसरी हमने बोली IC इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी माइनस 240, या उसी को हमने बोला प्लस 120 डिग्री। तो देखिए प्लस 120 डिग्री वाली ये जो वेवफॉर्म है, और मैं अगर इसको ये मूव करता हूं तो दिस इज IC। तो इस तरह की जो तीनों फेज की करंट है अगर हम देते हैं, तो मैंने क्या बताया, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जिसका कि रिजल्टेंट 3/2 FM होगा। वो कैसे होगा, देखिए इन तीनों इंस्टेंट्स की हम बात कर रहे हैं। इंस्टेंट 1 की अगर मैं बात करूं तो इंस्टेंट 1 पे IA करंट कितनी है, देखिए अगर इंस्टेंट 1 की बात करूं तो IA करंट कितनी है, मैक्सिमम IM के बराबर, जो कि अगर मैं यहां पर अगर लिखता हूं इस इंस्टेंट पर, क्या चीज मैं बोल रहा हूं कि इंस्टेंट 1 एट दिस डायग्राम, एट इंस्टेंट 1 IA किसके बराबर है, IM मैक्सिमम करंट के बराबर है। IB देखिए किसके बराबर है, IB माइनस IM/2 के बराबर है। IB जो है दैट इज माइनस IM/2, और IC भी देखिए कौन सा है, ये वाला IC है। तो इंस्टेंट 1 पे ये भी किसके बराबर है, माइनस IM/2 के बराबर है। तो इंस्टेंट नंबर 1 पर ऑल द 3 फेज करंट्स आर गिवन एज IA इज इक्वल टू IM, IB इज इक्वल टू माइनस IM/2, और IC इज इक्वल टू माइनस IM/2। तो इसको अगर मैंने जो आपको बताया था कि फेज ऑफ एक्सिस A B C दैट आर 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस्ड विथ ईच अदर, तो देखिए अगर मैं इस डायग्राम की बात करता हूं, इंस्टेंट 1 की बात करता हूं कि जब करंट IA इज इक्वल टू IM है, तो A फेज की वजह से जो FA जो है, FA मींस एम्पियर इनटू टर्न्स, जो हम पहले ट्रांसफार्मर के केस में भी डिस्कस कर चुके हैं, एम्पियर इनटू टर्न्स I1 N1 जिसको हम बोलते थे। तो ये जो MMF है, A करंट की वजह से FA इस डायरेक्शन में आएगा। सिमिलरली B फेज की वजह से हमने बोला माइनस IM/2, तो B की वजह से अगर माइनस IM/2 है तो देखिए FB ये था, FB ये था, माइनस FB/2 क्या किया, इसका आधा पीछे अपन ने इसको बढ़ा दिया, तो ये हो गया माइनस FB/2। इसीलिए जो इसको ठीक इंटरसेक्ट किया, इसीलिए एंगल कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। सिमिलरली थर्ड फेज की अगर हम बात करें IC भी कितना था, माइनस IM/2, तो हमारा C इस डायरेक्शन में था,
लेकिन हम बोल रहे हैं माइनस एफ एम बाई टू, तो माइनस एफ एम बाई टू ये तो क्या हो जाएगा माइनस एफ सी बाई टू, यानी इसका आधा, और अगेन बाइसेक्ट करता हुआ ये 60 डिग्री एंगल पे। तो इस डायरेक्शन में अगर मैं एफ बी का रिजल्टेंट लूं तो एफ बी का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, एफ बी बाई टू कॉस 60। सिमिलरली इस डायरेक्शन में एफ सी का भी अगर रिजल्टेंट लूं तो वो क्या निकल के आ जाएगा, एफ सी बाई टू कॉस 60। तो अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूं एट इंस्टेंट वन पर, एट इंस्टेंट वन पर अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूं, एट इंस्टेंट वन वेयर मैंने क्या बोला, टोटल रिजल्टेंट एफ आर वो क्या निकल के आएगा, ए फेस की वजह से एफ एम, बी फेस की वजह से एफ एम बाय टू कॉस 60 और सी फेस की वजह से भी एफ एम बाय टू कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो हमारा रिजल्टेंट एफ आर क्या निकल के आया, एफ आर मस्ट बी इक्वल टू एफ एम प्लस टू एफ एम बाय टू कॉस 60, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos 60 यानी sin 30। तो हमारा एफ आर जो आया वो क्या आ जाएगा, 3/2 एफ एम। मीन्स एट इंस्टेंट वन व्हेन आई ए वॉज आई एम, आई बी वॉज माइनस आई एम बाई टू, आई सी वॉज माइनस आई एम बाई टू, उस इंस्टेंट पे रिजल्टेंट एफ आर जो निकल के आया वो यहां पर जो है हमारा एफ एम बाय 3/2 एफ एम निकल के आया है। तो अब हम इंस्टेंट 2 की बात कर रहे हैं। इंस्टेंट 2 पे देखिए ये वाली करंट मैक्सिमम है, ये वाली करंट कौन सी मैक्सिमम है, आईसी, और नेगेटिव साइड में है, यानी आईसी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस आई एम के। तो आईसी तो हो गया माइनस आई एम के बराबर, और इस इंस्टेंट 2 पे देखिए आई ए और आई बी की वैल्यू, आई ए जो है वो आई एम बाई टू के बराबर है, और आई बी जो है वो भी आई एम बाई टू के बराबर है। यानी ए और बी फेज की करंट आई ए इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू आई एम बाई टू, whereas IC is equal to minus of IC is equal to minus of IM। अब देखिए ये इंस्टेंट अपन इस डायग्राम में देखते हैं तो क्या दिख रहा है कि सी फेज की वजह से माइनस ऑफ एफ सी करना है अपने को। तो सी फेज जो था वो कहां पर था, ये इस डायरेक्शन में था, तो इसका माइनस यानी एफ सी अपना इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा सी फेज में नेगेटिव डायरेक्शन की करंट जो थी माइनस आई एम, उसकी वजह से जो अपना निकल के आया एम्पियर टर्न्स वो इस डायरेक्शन में निकल के आया। और एफ ए और एफ बी क्या हो जाएंगे, एफ ए बाय टू और एफ बी बाय टू। तो जो ए था वो इस डायरेक्शन में था तो इसको अपन ने हाफ कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, एफ ए बाय टू। सिमिलरली बी इस डायरेक्शन में था पूरा एफ बी, तो ये एफ बी बाय टू। और ये दोनों जो एंगल्स जो निकल के आएंगे ये कितने निकल के आएंगे, 60 डिग्री के। तो अगर ये दोनों एंगल 60 डिग्री के हैं तो अगेन मैं ये इस एफ ए की वजह से इस डायरेक्शन में अगर मैं इसका कंपोनेंट निकालूंगा तो क्या निकल के आएगा, एफ ए बाय टू कॉस 60। सिमिलरली इस बी फेस की वजह से निकाल के आऊंगा, अगर इसका एफ एम मैक्सिमम वैल्यू है तो ये भी क्या निकल के आएगा, एफ एम बाय टू कॉस 60। तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा जो पहले इस डायरेक्शन में आ रहा था, एक्सिस ऑफ फेज ए के डायरेक्शन में आ रहा था, वो अब ए और ये वाला जो इससे 90 डिग्री है इन दोनों के बीच में बाइसेक्ट करता हुआ, यानी पहले जो रिजल्टेंट 3/2 एफ एम यहां पर था वो मूव करते हुए यहां पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए इस इंस्टेंट पर अब क्या आएगा, एट इंस्टेंट 2 अगर मैं बात करूं, मैंने क्या बताया आपको कि एट इंस्टेंट 2 हमारे क्या चीज आई, आई सी इज इक्वल टू माइनस आई एम और आई ए इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू आई एम बाय टू। तो जो हमारा रिजल्टेंट निकल के आएगा एफ आर वो क्या निकल के आएगा, दैट इज इक्वल टू अगेन सी फेस की वजह से जो है वो निकल के आएगा एफ एम प्लस ए फेस की वजह से एफ एम बाय टू कॉस 60, एफ एम बाय टू कॉस 60, और सी फेस की वजह बी फेस की वजह से भी जो है एफ एम बाय टू कॉस 60। तो रिजल्टेंट क्या निकल के आ जाएगा, देखिए एफ आर फिर से क्या हो जाएगा, एफ एम प्लस 2 एफ एम बाय टू कॉस 60, और ये 2 से 2 कैंसिल, cos 60 का मतलब अगेन जैसे पहले अपन ने बोला था cos 60 इज इक्वल टू साइन 30, दैट मींस एफ आर इज इक्वल टू 3/2 एफ एम। तो ये जो 3/2 एफ एम जो निकल कर आया, मैं अगर इस डायग्राम की बात करूं, कौन से डायग्राम की, इस वाले डायग्राम की अगर मैं बात करूं जिसमें कि पहले जो रिजल्टेंट निकल के आ रहा था वो 3/2 एफ एम इस डायरेक्शन में निकल के आ रहा था कि वो रिजल्टेंट जो था इस डायरेक्शन में था। अब जो हमने निकाला सेकेंड पॉइंट पर, सेकेंड इंस्टेंट पे, वो जो है 3/2 एफ एम यहां पे निकल के आया, मतलब इसका रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां से लेके अपन यहां तक पहुंच चुके हैं जब हम इंस्टेंट 2 की बात कर रहे हैं। सिमिलरली हम इंस्टेंट 3 की बात करते हैं कि इंस्टेंट 3 पर क्या होता है। तो अब हम इंस्टेंट 3 की बात कर रहे हैं। देखिए इंस्टेंट 3 पे हम क्या कह रहे हैं कि बी फेज की करंट जो है वो मैक्सिमम है, यानी आई बी इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट आई एम,
और ए और सी की वजह से, दोनों की वजह से जो पॉइंट आ रहा है वो यहां निकल के आ रहा है, मतलब आई ए इज इक्वल टू आई सी इज इक्वल टू माइनस आई एम बाय 2। तो बी फेज की वजह से तो मैक्सिमम करंट दैट इज पॉजिटिव आई एम, और ए और सी की वजह से माइनस आई एम बाय 2। तो इसको अगर हम इस डायग्राम में देखते हैं तो देखिए जो अपन रिजल्टेंट वाला डायग्राम बना रहे हैं जिसमें कि बी फेज की वजह से मैक्सिमम, तो बी फेज की वजह से ये मैक्सिमम बनाया, तो ये तो हो गया एफ एम, और ए और सी की वजह से हमारा क्या है, दोनों की वजह से माइनस का एफ एम बाय 2। तो ए जो था वो किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में था। अब इसका माइनस ऑफ एफ एम बाय 2, तो माइनस अगर करेंगे तो इधर डायरेक्शन में आया और हाफ मैग्नीट्यूड किया, तो ये जो है, ये जो डायरेक्शन आई माइनस का एफ एम बाय 2, और ये एंगल जो आ गया वो आ गया 60 डिग्री। सिमिलरली सी फेज की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में होता है रिजल्टेंट, लेकिन हमें माइनस एफ एम बाय 2 करना है, तो ये एफ सी को जो हमने माइनस साइड में लिया, मैग्नीट्यूड इसका हाफ लिया, ये एंगल क्लियर है कि ये 60 डिग्री आया, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, वही एफ एम बाय 2 cos 60। सिमिलरली इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, वही चीज एफ एम बाय 2 cos 60। तो अगर मैं इंस्टेंट 3 की बात करता हूं, तो मैंने क्या बोला, एट इंस्टेंट 3 हमने क्या बोला, आई बी इज इक्वल टू आई एम और आई ए इज इक्वल टू आई सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई एम बाय 2। तो इससे जो रिजल्टेंट हमारा निकल के आया एफ आर, वो क्या निकल के आया, बी फेज की वजह से मैक्सिमम दैट इज एफ एम, ए फेज की वजह से हमारा क्या निकल के आया, एफ एम बाय 2 cos 60 cos ऑफ 60 डिग्री, प्लस सी फेज की वजह से भी क्या निकल के आया, एफ एम बाय 2 cos ऑफ 60 डिग्री। दैट मींस एफ एम प्लस 2 एफ एम बाय 2 cos 60, अगेन 2 से 2 कैंसिल, cos 60 यानी sin 30, यानी एफ आर मस्ट बी इक्वल टू 3 बाय 2 एफ एम। तो हमारा क्या निकल के आया, टोटल रिजल्टेंट जो एमएमएफ है वो 3 बाय 2 एफ एम निकल के आया। अब देखिए इस डायग्राम में जिसमें हमने इंस्टेंट 3 की बात करी, तो अब जो 3 बाय 2 एफ एम निकल के आया वो कहां पर आया, इस डायरेक्शन में रोटेट करता हुआ आया। तो अगर मैं अब इन तीनों डायग्राम्स की बात कर रहा हूं कि हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारा टॉपिक था जनरेशन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर जो मैं बात करूं इंस्टेंट फर्स्ट में 3 बाय 2 एफ एम इस डायरेक्शन में निकल के आया, इंस्टेंट 2 में 3 बाय 2 एफ एम इस डायरेक्शन में आया, यानी कि जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां से यहां हुआ। इंस्टेंट 3 में 3 बाय 2 एफ एम यहां निकल के आया। इसका मतलब क्या है कि टोटल जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है स्टेटर पे, रोटर पे और एयर गैप में, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 बाय 2 एफ एम जो हमारा मैग्नीट्यूड है उससे जो है कंटिन्यूअस मूव कर रहा है, और इसकी जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड होती है। दिस इज ऑल अबाउट द जनरेशन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए केस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर।